गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है, यानी पहले पूछे गए वर्षों से पूछा जाता है। अतः यदि आप परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर्स अर्थात क्वेश्चन बैंक को अच्छा से तैयारी कर लीजिए। जो विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को अच्छा से रट जाते हैं, तैयार कर लेते हैं, वे परीक्षा में बहुत ही बढ़िया कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अर्थात प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्नों के आधार पर ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप बोर्ड एग्जाम में या तो 12th का एग्जाम हो या 11th का एग्जाम हो या मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप सबसे बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। और क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को दिया रहता है, उन प्रश्नों का सोल्यूशन कीजिए। गेस पेपर से कहीं ज़्यादा बढ़िया रहेगा और वही प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, सेम टू सेम मिल जाता है। तो अच्छे विद्यार्थी जितने हैं जो 450 से अधिक अंक लाते हैं, वे सारे विद्यार्थी क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी करते हैं। तो आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो मेरा सलाह मानिए और सारा दुनिया छोड़कर क्वेश्चन बैंक जरूर ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक के कम से कम 10 सालों का क्वेश्चन तैयारी कर लीजिए। 10 साल जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए, बढ़िया से रट जाइए और मैं दावा करता हूं कि 100 में 100 प्रश्न आपके लड़ जाएंगे, क्योंकि उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास 10th बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का सोल्यूशन। इसका वीडियो मैं पहले ही बनाया था, लेकिन आज जो वीडियो बनाऊंगा एक एक प्रश्न का फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा, कैसे क्या हुआ उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। जो 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन बताऊंगा और कल के वीडियो में सेकेंड शिफ्ट वाले प्रश्नों का सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो चलिए, मैट्रिक बोर्ड के जितने विद्यार्थी हैं वे जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस चैनल पर और आप इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिए जो स्टूडेंट मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें से निश्चित रूप से 10 से 15 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। यह 2022 है तो आप ये मत सोचेंगे 2022 में जो पूछ ले सो नहीं पूछेगा, नहीं, उस पैटर्न पर निश्चित रूप से परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, 2022 में मैथ में जितने प्रश्न पूछे गए थे उनके फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग आज देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो बढ़िया हो गई होगी, प्लस जब एग्जाम आएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको दूंगा और गेस क्वेश्चन भी इसी चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। या तो 12th के विद्यार्थी हो या 10th के विद्यार्थी हो, इस चैनल से जरूर जुड़िए। आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव और उसका सोल्यूशन मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह बोर्ड एग्जाम द्वारा यहाँ बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 2022 में जो क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, उसका फर्स्ट शिफ्ट है। यहाँ देखिए फर्स्ट शिफ्ट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखेंगे। ये मैथमेटिक्स का है, मैट्रिक बोर्ड के लिए है। और यहाँ देख सकते हैं 50 अंक का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 अंक का क्या होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो हम लोग आज पहले 100 ऑब्जेक्टिव पूछता था, तो आज भी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखेंगे। यदि आप 100 ऑब्जेक्टिव अच्छा से देख लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट करेंगे सर यहाँ नहीं समझ में आया, मैं उसका सोल्यूशन फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। आपको 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और बताना है कि 2 का घात क्या होगा। चलिए, मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करके आपको दिखाता हूँ। 64 है, आपके सामने क्या है, 64 है, जिसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 4 2 2, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 बराबर क्या हो गया, 2 के पावर 6। तो कहते हैं 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घात कितना है, 6 है। तो आंसर क्या होगा आपका, ग होगा, आंसर हो जाएगा आपका ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2,
महत्तम समवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समवर्तक पी क्यू बराबर है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एंड दो राशियों का महत्तम गुना दो राशियों का लघुत्तम इक्वल टू होता है दोनों राशियों का गुणनफल, तो पी गुना क्यू हो जाएगा। इसे याद करना है, महत्तम समवर्तक पी क्यू मतलब पी और क्यू का महत्तम गुना पी और क्यू का लघुत्तम बराबर होता है पी गुना क्यू। आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा लॉस गुना मस बराबर ए गुना बी, दोनों बहुपद का गुणनफल। इसको याद रखिएगा, लॉस गुना मस बराबर दोनों बहुपद का गुणनफल होता है। इसका देखिए, किसी बहुपद की घात होती है, कोई भी बहुपद है, उस बहुपद का घात क्या होता है, तो याद रखिएगा जो बहुपद होता है उसका घात, देखिए यहाँ दिया है भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो किसी बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है, ऋण तो होगा ही नहीं, किसी शर्त पर ऋण पूर्णांक नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख बताना है, यह वृत्त होगा, परवलय होगा, सरलरेखा होगा या अति परवलय होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर एक घातीय समीकरण है, पावर 1 होता तो एक घातीय समीकरण का जो ग्राफ होता है वो सरलरेखा होता है, लेकिन द्विघात है और द्विघात का ग्राफ हमेशा क्या होता है, परवलय होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, वक्र होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आकृति आएगा। ठीक है, तो परवलय का आकृति होगा, द्विघात समीकरण है तो परवलय का आकृति होगा, ऑप्शन क्या होगा, ख आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, शून्यक 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी, कहता है बहुपदों की संख्या, शून्यक 2 तथा 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी यह बताना है, यह आपको बताना है। तो आप याद रखें, यहाँ 2 गो क्या दिया है, शून्यक दिया है, तो 2 शून्यक मैंने आई का अल्फा का मान दिया, एक बीटा का मान दिया। जब अल्फा और बीटा की सहायता से आप क्या कीजिएगा, एक बहुपद निकालिएगा। तो यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ गौर करेंगे। जैसे अल्फा का मान दे दिया 2, अब बीटा का मान दे दिया 8, तो हम क्या करेंगे, बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो 8 2 10 हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा निकालते हैं तो 8 2 16 हो जाएगा। जब बहुपद निकालिएगा, बहुपद में द्विघात समीकरण यहाँ निकलेगा, 2 गो घात है, 2 गो शून्यक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा होगा बहुपद। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 8x प्लस 16 हो गया। तो कई गो बहुपद आया, एक गो आया, लेकिन आप याद रखिए अगर इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो ही बहुपद प्राप्त होगा। जैसे px हो गया, अगर 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस क्या हो गया 32, ये भी बहुपद, इसका भी सोल्यूशन निकालिएगा 2 और 8 ही आएगा। फिर 3 से गुना करेंगे तभी 2 8, यानी इसमें अनंत संख्याओं से गुना किया जा सकता है और तब बहुपद अनंत होगा। यानी मतलब इसका सोल्यूशन आप कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, तो इसका भी हल आएगा, 0 करके हल करेंगे 2 और 8 आएगा। करके देखिए, इसका सोल्यूशन करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 32 बराबर 0, तो इसका भी सोल्यूशन 2 8 आएगा। और इसमें 4 से गुना करके हल करें तभी क्या होगा, 2 और 8 आएगा। यानी अनंत बहुपद हो सकते हैं यदि सोल्यूशन 2 और 8 दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था, यहाँ दिया गया है बहुपद 2 और 8, शून्य 2 और 8 है, तो बहुपद कितने होंगे, तो अनंत होंगे, अनंत होंगे। आपका ऑप्शन कौन होगा, डी सही होगा। जहाँ कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट करेंगे, कहेंगे सर यहाँ कन्फ्यूजन है, उसको हम तुरंत क्लियर करेंगे। ठीक है, 6 कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, शून्यक और 2 और 6 है। तो देखिए इसको जानने का एक ट्रिक है कि दोनों पहले जोड़ दीजिए, तो एक 8 होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x होना चाहिए, बोले माइनस 8x देखिए कहीं है, माइनस 8x है, और दोनों गुना के 6 दूना 12, ये है, यानी आपका आंसर होगा घ कैसे होगा, समझ में आया। नियम क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 6 है, 6 2 क्या हो गया 8x और 6 दूना 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यानी आया ना आंसर आपका घ। चलिए, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। 7 कहता है द्विघात वो इतना के शून्यक हैं। देखिए जितना द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद का शून्यक तो 2 होता है, लेकिन यहाँ दिया ऑप्शन देख लीजिए, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा, समान होगा। तो इसको हमें हल करना पड़ेगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि कैसा होगा इसका सोल्यूशन। तो चलिए हम इसको हल कर देते हैं, हल करके आपको बताते हैं
क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 दिया है, दिया है ना, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 इक्वल टू क्या होगा 0, ये दिया है। तो क्या हो गया 11×55 होता है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस क्या हो गया 5y प्लस 55 इक्वल टू 0। अब यहाँ फैक्टर करेंगे तो y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस क्या हो गया 11, 5 कॉमन निकालिए तो y प्लस क्या हो गया 11×55 11, कितना y प्लस 5 इंटू वाई प्लस 11 बराबर 0। तो y का वैल्यू कितना है, एक -5 आएगा -11, ये हो गया आपका आंसर। तो दोनों माइनस में आया, दोनों क्या आया माइनस में। तो वही क्वेश्चन दिया था कि बहु इतना के शून्य क्या हैं, तो दोनों ऋणात्मक हैं, ऑप्शन को आपका सही होगा। ठीक है, इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 कहता है यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान निकालिए। इसका जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान बताना है। तो हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से फंडा अपनाएंगे। एक बहुपद प्रश्न के अनुसार एक दूसरे व्युत्क्रम कह रहा है, एगो आप मान लीजिए माना अल्फा इक्वल टू x है, तो बीटा कहता है व्युत्क्रम में 1/x होगा। सूत्र क्या होता है अल्फा गुना बीटा माइनस नहीं बी c/a होता है, c/a होता है। अल्फा गुना बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ अल्फा का मान क्या रखेंगे x रखेंगे, बीटा का मान क्या रखेंगे 1/x, और c का मान क्या दिया है, c का मान दिया है ये देखिए, यह a का मान होता है पहला, यहाँ देख सकते हैं पहला क्या a का मान, दूसरा b का मान, तीसरा क्या होता है c का मान। तो a का मान 2 है, b का मान 5 है, c का मान -k है। तो c/a, तो c का मान -k है, a का मान क्या है देखिए 2 है, यहाँ क्वेश्चन पर देखिए 2 है, तो एक से x कटेगा तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो -k बराबर क्या हो गया 2, इसलिए k का मान क्या आ गया -2। तो k का मान क्या होगा -2। ऑप्शन कौन होगा आपका सही, बी सही होगा। ठीक है, अच्छा से बनाइएगा, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। 9 का था यदि px और इतना तो p1 का मान क्या होगा, x के स्थान पर 1 रखिए तो p1 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए x का मान आसान पर 1 रख के हम इसको हल कर देते हैं। तो दिया है px बराबर आप देख सकते हैं x² प्लस 5x माइनस 12 दिया है, पूछ रहा है p1 बताइए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 12, तो 1 प्लस 5 माइनस 12, 6 में से 12 गया -6, ये हो गया आपका आंसर। तो -6 कौन आ गया, यह आ गया, ऑप्शन कौन हो गया सी हो गया। 10 कहता है युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है, आपको हल करना है, ये कैसा हल हो ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हल करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ देखना होगा, दूसरे पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया समीकरण दुगो 2x प्लस 4y बराबर 3 है। और यहाँ देखिए 6x बाहर लिखिए, 6x प्लस 12y इक्वल टू 6, 6x प्लस 12y इक्वल टू 6। देखिए यहाँ 2/6 a1/a2 कीजिए, a1/a2 ध्यान से निकल 2/6 तो क्या हो 1/3 आएगा आ गया। आप b1/b2 करेंगे तो क्या होगा 4/12, 4 3 12 1/3 आ गया। और c1/c2 करेंगे, c1/c2 तो क्या होगा 3/6, 3 दूना 6 कितना 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या आया a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा शर्त है याद है, यहाँ ये बराबर यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं आया। तो ऐसा होता है तो क्या कहते हैं युग्म विरोधी है, युग्म क्या है विरोधी है। और विरोधी युग्म का हल होगा, विरोधी युग्म का कोई हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होगा। 10 का क्या हो जाएगा आपका आंसर क हो जाएगा। 10 का इसमें दिया एक हल, तो एक हल तो होगा ही नहीं, युग्म विरोधी है ना। देखिए बराबर यहाँ फिर से देख लिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 3, 12x प्लस, ठीक है ओके। तो युग्म विरोधी है, इसका कोई हल नहीं है, यहाँ लिखिएगा। अतः युग्म विरोधी है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन क्या सही होगा, ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है, अगला निम्नलिखित कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसमें कौन जो है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए माध्य, माध्यक, बहुलक या मानक विचलन। तो मानक विचलन अंतर है,
ये माध्य, माध्यिका, बहुलक सब क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति है। लेकिन मानक विचलन किसको बोलते हैं, अंतर को बोलते हैं, अंतर विचलन। तो यही क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। आपका आंसर कौन होगा, घ होगा। आपका आंसर हो जाएगा घ। अगला, प्रेक्षण इतना का बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, देखते हैं किसकी संख्या ज़्यादा है। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो किसकी संख्या ज़्यादा, इसमें आप काउंट कर लीजिए, खुद से देखिए किसकी संख्या ज़्यादा है। देखिए यहाँ 15 का है 1 2 3, 3 गो। 13 का है 1 2 गो। 14 है 2 गो। 16 1 गो। 15 सबसे ज़्यादा 15 है, 15 3 गो है, और तो बहुलक क्या होगा, 15 होगा। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वहीं बहुलक होता है। तो बहुलक आपका 15 होगा। 13 का होता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य आपको बताना है। 5 को प्राकृत संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5, तो माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 5 प्राकृत संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन तो आपके सामने है। तो प्रथम 5 पर लिखिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। इसका माध्य पूछ रहा है। तो माध्य का मतलब सबको जोड़ दीजिए। अब 5 को है तो 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 5 अच्छा 9 9 3 12 12 3 14 1 15, 15 बटा क्या हो गया, 15 बटा 5, तो 5 यहीं 15, कितना आ गया 3। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, 3 होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य हो गया 3, यानी कौन हो गया आंसर, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ख होगा आपका आंसर। ऑप्शन हो जाएगा ख। प्रेक्षण इतना का माध्यक, माध्यक कह रहे हैं। माध्यक का मतलब होता है बीच में कौन है, इसके बीच में कौन है। तो घटते या बढ़ते क्रम में सजा लिया जाता है और सजा कर देखा जाता है कि बीच में कौन आ रहा है और उसका आंसर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं, कौन इसके बीच में है। देखिए हम लोग इसको सजाएंगे, थोड़ा सा सजा कर तब देखेंगे। यहाँ दिया है सबसे छोटका पहले लिखिए, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 6 है। 6 के बाद इसमें देखिए 6 आ गया, 6 के बाद कौन है, 7 है। 7 लिए, 7 के बाद 8 है। ठीक है, 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में 3 को इधर छोड़ दे, 3 को इधर, बीच में कौन आया, 12 आया। तो माध्यक कौन हो गया, 12। माध्यक माने बीच में, तो बीच में कौन आ गया, 12, यानी आंसर कौन हो गया, घ। आपका आंसर घ होगा, करेक्ट। याद रखेंगे कि इसका आंसर घ आपका हो गया। तो काफ़ी आसान है, बशर्ते कि आपको बढ़िया से इसको याद करना है, बनाना है, तब जाके आसान होगा, अन्यथा यही आसान सवाल आपको परेशान कर देगा। 15 नंबर देखिए, 15 दिया है, कहता है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना अंतर बराबर होता है। इस फॉर्मूला याद रखिएगा, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, 3 गुना माध्यक और माध्य का 2 गुना, 2 गुना माध्य बराबर क्या होता है, ये पूछता है। बराबर क्या होगा, तो इसे रट जाइए, याद कर जाइए, यह बहुलक का फॉर्मूला है, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और ये याद रहेगा तो बहुत सारा सवाल भी बनाने में आपको सहूलियत होगी। तो ग होगा आंसर। ठीक है, कहते ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, कौन होगा, ग होगा। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। कहता है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 cm के बराबर, परिधि भी 88 और वर्ग का परिमाप भी 88 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। परिधि और परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 है, परिधि और परिमाप बराबर है, तो क्या क्षेत्रफल भी बराबर होगा, ये पूछना चाहता है। तो हल करके आप देखेंगे क्या होगा। तो देखिए बनाते हैं, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप। तो देखिए परिधि दिया है, वृत्त की परिधि कितना दिया है, 88 दिया है। तो परिधि क्या होता है, 2πr होगा, इक्वल टू 88, 2 × 22/7r इक्वल टू क्या हो गया, 88। तो 22 × 44 है, 44 दूना 88, इसलिए r का मान क्या होगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², r का मान 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14 हो जाएगा,
7 दूने 14, तो 44 में 22 दूने 44 गुना 14, 44 में आपको क्या करना है, 14 से गुना करना है, 14 से गुना कर दीजिए तो 14 जो 4 16 6 1 है, 16 1 17, 4 16 1 17, तो 44 हो जाएगा ये 6 7 4 11 के 1 5 1 6 से क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, इसके बाद बनाना है वर्ग, पुनः वर्ग का परिमाप बराबर 88 दिया है, तो वर्ग का परिमिति क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। तो जब भुजा का मान आप निकालिएगा तो क्या हो गया 88 बटा 4 22 दूने 22 88, तो भुजा हो गया 22। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होगा, तो आप 22 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूने 4 4 8 अच्छा 484 आया, और यहाँ आएगा 616, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा अब वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा। तो देखिए इसमें वृत्त का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल, कौन होगा ग होगा, आपका आंसर होगा ग। 17 का ग हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एक इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो घन का विकर्ण √3 गुना भुजा होता है, √3 गुना भुजा कौन होगा क होगा, आपका ये आंसर हो जाएगा क। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। 19 का त्रिज्या 8 तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, पाई r का मान क्या होता है r रहता है और h का होता है पाई r² h, 1/3 पाई r², यानी ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो गया ख, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसको कहता है ये दो, यहाँ पर ये दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसका एक ट्रिक आप याद कर लीजिए। वृत्त नहीं कुछ वो कहता है, कुछ भी देता है, वर्ग वृत्त शंकु गोला बेलन और गोला कुछ वो कहे, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ट्रिक याद कीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया है, ठीक है, x अनुपात y मान लेते हैं, और भुजा हो त्रिज्या हो परिधि हो, पूछता है मानते हैं त्रिज्या का ही अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, एक वर्गमूल दोनों का रूट लगा देंगे, और यदि त्रिज्या परिधि व्यास दिया गया है और क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग कर देंगे। तो देखिए इसको फिर से याद कीजिए, क्षेत्रफल दिया होगा और त्रिज्या पूछेगा परिधि पूछेगा व्यास पूछेगा तो वर्गमूल कर लेंगे, और ये त्रिज्या परिधि व्यास दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम उसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर करेंगे, √x का स्क्वायर क्या होगा x, √y का स्क्वायर क्या होगा y होगा, स्क्वायर कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:25, और त्रिज्या पूछता है तो 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, 2:5 होगा, ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है, वैसे कहते हैं समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, तो इसका सार्वंतर क्या है, सामान्य पद का मतलब tn का मान दिया है, या tn का मान दिया है तो d का मान पूछ रहा है, तो tn से हम क्या करेंगे दो पद निकाल लेंगे और दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान निकलेगा। यानी यहाँ कहता है 21 में कहता है 21, यहाँ tn का मान दिया है कितना 13 - 2n, 13 - 2n, इसलिए t1 का मान क्या होगा 13 - 2 गुना 1, 13 2 क्या हो गया 11, t2 बराबर क्या होगा 13 - 2 गुना 2 करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 4 13 4 गया 9 4 13, इसलिए सार्वंतर पूछता है, सार्व अंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, t2 में से 11 घटाएंगे ना, यानी t2 - t1 करना होगा, यानी 9 में से 11 कितना होगा 9 2 11, यानी -2 हो गया, तो कौन होगा आंसर माइनस यानी घ होगा। ठीक है, कहता समानांतर से इतना का कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है, मतलब tn का मान 0 दिया है तो n का मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, तो देखिए सॉरी 21 बनाना है नहीं 22 बनाना है। देखिए यहाँ दिया है, आप ध्यान से देखेंगे a का मान श्रेणी में देखिए कितना दिया 126, यहाँ श्रेणी पर ध्यान से देखिएगा, a का मान क्या है 126 है, और d का मान 120 में से 126 घटाएंगे तो d निकलेगा 120 - 126 कितना आएगा -6 आएगा, -6। ठीक है, तो a का मान निकल गया आपका, d का मान निकल गया, और nवां पद दिया है और tn का मान दिया है 0, तो tn का मान सूत्र क्या होता है a + n - 1 × d बराबर 0।
ए का मान क्या हो गया 126 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान क्या आ गया -100 बराबर 0। 126 माइनस 7 प्लस 100 बराबर क्या आ गया 0। 120 से 6 क्या हो गया 132 माइनस 7 बराबर 0। तो 6n बराबर क्या हो गया 132, इसलिए n बराबर क्या हो गया 132 बटा 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कितना आ गया 22। आपका आंसर हो गया 22। तो पूछता है कि इसका कौन सा पद 0 होगा, तो 22वां पद 0 होगा। ऑप्शन क्या होगा ग सही होगा आपका ऑप्शन ग। इसके बाद 23 देखिए संपूर्ण त्रिभुज ABC में b बराबर 90, a बराबर 12, BC बराबर 5, AC बराबर 13, तो साइन C का मान क्या होगा। देखिए पहले जैसे कहता है ABC त्रिभुज बना, b का स्थान 90 कीजिए, एगो त्रिभुज बना दीजिए। ऐसे देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, b का स्थान ABC, b का स्थान कहता है 90, ठीक है 90 कहता है। और दिया है कहता है AB का मान 12, AB का मान यह दिया है 12, BC का मान 5, BC का मान 5 और AC का मान 13, यह दे दिया 13। तो पूछता है क्या साइन C का मान, इसलिए साइन C मान यहाँ से देखना है। तो कोण के सामने वाले लंब हो गया एक कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है 12 बटा क्या होगा 13, तो साइन C का मान क्या होगा 12 बटा 13। तो इसमें इस क्वेश्चन में साइन C का मान हो जाएगा 12 बटा 13, ऑप्शन ग होगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, कॉस थीटा बराबर पी, तो टेन थीटा का मान बताइए। कॉस थीटा का मान दिया है तो पूछता है टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए चूँकि कॉस थीटा इक्वल टू पी, इसलिए साइन का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा यह कॉस थीटा क्या होगा p बाई एच होता है, b बाई एच, इसलिए साइन थीटा निकालिएगा तो p बाई एच होगा। तो p एच का मान तो 1 है और p का मान कैसे निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर यानी हो जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर हो गया साइन का मान। तो अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है टेन थीटा बताइए। टेन इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है √1 माइनस पी स्क्वायर बटा कॉस का मान क्या है p, तो यही हो गया आंसर। टेन थीटा √1 माइनस पी स्क्वायर बटा p, तो 1 माइनस पी स्क्वायर p कौन होगा आपका को आंसर होगा। आंसर का हो गया। इसका 25 देखिए 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन सूत्र है कोसेक थीटा, याद कीजिए, और सेक थीटा गुना कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको याद करना है, फॉर्मूला है। कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3, तो कॉट में 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, कॉट 60 का मान होता है, कॉट 60 का, तो कॉट 60 हो गया, इन थीटा का मान 60 हो गया, तो सेक 60 का मान क्या होगा, सेक 60 माने कॉस 60 का उल्टा, यानी 2 होगा आंसर आपका ग। 27 का क्या हो जाएगा आंसर ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, a बराबर 45, तो साइन a प्लस कॉस ए, तो साइन 45 प्लस कॉस 45, तो साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ a बराबर 45 दिया है, तो आपको निकालना है कितना साइन 45 प्लस क्या हो गया कॉस 45 का मान, साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 हो गया 1/√2, तो √2 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 + 1 कितना आया 2/√2, तो क्या कीजिए √2 से परमीकरण कर दीजिएगा ऊपर नीचे, तो क्या होगा 2√2/2, 2 से 2 कटेगा कितना आ गया आंसर √2, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान क्या हो गया √2 हो जाएगा। तो यही दिया है साइन a प्लस कॉस a का मान क्या √2, तो कौन है a होगा, ठीक है। इसका दिया 2 साइन अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा का मान क्या होगा, देखिए यहाँ दिया है 29 नंबर, चूँकि 2 साइन अल्फा इक्वल टू क्या दिया 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 1 साइन में कितने डिग्री मान है, यहाँ लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए अल्फा का मान क्या हो गया 90, साइन साइन खत्म होगा 90 होगा, तो 90 कौन है यह है घ में। इसका 10 21 बटा कॉट, देखिए 10 हमेशा कॉट में, इसको एक ट्रिक बताते हैं कि 10 कॉट में बदलता है, वैसे ही साइन कॉस में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है। अगर इसके उल्टा वाला दिया है 10 कॉट में और इन दोनों का योगफल 90 हो जाता हो तो उसका मान 1 होगा, तो जोड़ के देख लीजिए 90 होगा, यानी 69 1 70 20 90, तो इसका मान आंसर हो जाएगा 1। फिर से देखिए इन दोनों का योगफल यदि 90 होता है तो मान 1 होगा, ट्रिक, इन दोनों का योगफल 90 होता है तो मान 1 होगा, और 90 नहीं होता है तब अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अक्सर 90 ही देता है, 99.9% केस में यह 90 ही देगा, और 1000 में क्वेश्चन होगा 90 नहीं देगा, लेकिन 90 ही देगा, ठीक है।
तो क्या होगा आंसर आपका 1 होगा। 31 नंबर देखिए, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज QRP 9/4, AB 18 और BC 15, तो PR का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, फिगर ड्रॉ करना होगा, और फिगर ड्रॉ करके ही आप बना पाएंगे, बिना फिगर ड्रॉ किए नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं और फिगर बना करके इसको हल करते हैं। ABC और PQR बनाइए। देखिए यहाँ देखेंगे 2 त्रिभुज बनाते हैं, एक ABC ABC और एक त्रिभुज का होता है PQ और R। तो ABC में कहता है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और AB का मान 18, यहाँ दिया AB का मान 18, ये हो गया 18, BC का मान 15, BC का मान 15, तो PR का मान, इसका मान पूछता है, तो इसका मान x मान लीजिए, इसका मान लेंगे x। तो देखिए याद रहे दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात उनके संगत त्रिभुज का जो होता है, भुजाओं का अनुपात जो होता है, संगत क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी y मान लेते हैं, इसको इसके भुजा को y मानिए, इसके भुजा को x मान लीजिए। अब क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इसका भुजा लीजिए AB और बटा लीजिए AC, कौन ले सकते हैं, AB बटा BC लेंगे तो PQ बटा इतना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं क्षेत्रफल दिया 9/4, यानी इसका क्षेत्रफल 9 है तो इसका क्षेत्रफल क्या है 4 है। तो पहले 2 भुजाएं को ही लेंगे, बेसिक भुजा को हम नहीं लेंगे। तो देखिए 18 अगर लेते हैं और इसका लेते हैं y, 18/y माने संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात जब निकालेंगे तो 18/y करेंगे इक्वल टू, तो ये 18/y, तो इसका क्या होगा PQ बटा x, ये PQ बटा x बराबर क्या हो गया 9/4 है, तो इसका वर्ग हो गया, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, इसका होगा आपका स्क्वायर। तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो हम इस तरह कर देंगे। तो इसको बराबर कीजिए, पहले स्क्वायर सब में से हटा दीजिए, तो ये हो गया 18/y इक्वल टू PQ बटा x इक्वल टू 3/2, 3 3 2 2 4 हो गया। अब इसको पहले एक बार बराबर कीजिए, एक बार इसको बराबर कीजिए, ठीक है, इसमें y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान से देखना होगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। जब 18/y इक्वल टू 3/2, तो 6 18 होगा, इसलिए y इक्वल टू 6 क्या हो गया 12 हो गया। पुनः इसको बराबर किया, तब पुनः देखिए इसको बराबर कर गया PQ बटा x इक्वल टू 3 बटा क्या हो गया 2। अब यह जो PQ जो है, यह जो PQ है AC बटा PQ होगा, बराबर होगा ना जी। अब यहाँ देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, पुनः कहते हैं कर सकते हैं त्रिभुज में, देखिएगा ध्यान से, अगर हम AC रखते हैं, इसका भुजा AC, तो इसका भुजा क्या होगा PR होगा, PR माने x होगा इक्वल टू क्या होगा 9/4 स्क्वायर होगा इसका। तो देखिए AC जो है, AC का मान क्या माने हैं हम y माने हैं, AC को y माने हैं, तो y का मान क्या 12 आया है, तो स्क्वायर हटा दीजिए, AC बटा PR कर दीजिए इक्वल टू 3/2 कर देंगे। AC का मान क्या रखेंगे आप यहाँ 12, अब PR जो होगा x होगा, PR x होगा, PQ बटा इतना आया था लेकिन PR x हो जाएगा। जब PR x होगा 3 बटा क्या हो गया 2, 4 3 12, तो क्रॉस करेंगे तो x में 4 दूनी क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। x का मान कितना आया 8, सो यही आपको x का मान निकालना था, x का मान आपको निकालना था, 8 आ गया। तो क्वेश्चन आंसर कौन हो गया C हो गया। ध्यान से देखना है। अब देखते हैं त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो कोण Q क्या होगा। तो देखिए यह क्या है कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, तो इस समकोण त्रिभुज में होता है। जब कर्ण PR है तो Q क्या होगा समकोण होगा, तो Q क्या होगा कोण 90 होगा। अच्छा से ध्यान से सोचना है, समझना है। फिर देखिए यहाँ कहता है त्रिभुज PQR में यदि S और T क्रमशः भुजा PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समानांतर QR, यदि PS बराबर x, SQ बराबर x माइनस 2, PT बराबर x प्लस 2, CM तथा TR बराबर x माइनस 1, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इसको क्या करना, हल करना होगा, बिना हल के नहीं बनेगा। यहाँ देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। एगो त्रिभुज कहता बनाइए, त्रिभुज बनाइए PQR,
क्यू आर, ठीक है, जिसमें कहता है क्यू आर के समानांतर एस टी है, एगो इसमें एस टी डालिए जो क्या हो गया क्यू आर के समानांतर हो गया। फिर कहता है पी क्यू पी आर पर इस प्रकार है, पी क्यू और पी आर पर एस और टी है, ठीक है, एस टी समय क्यू आर, पी एस बराबर एक्स, पी एस बराबर यहाँ एक्स दिया है, एस क्यू एस से लेकर क्यू तक दिया है एक्स माइनस टू दिया है, और कहता है पी टी बराबर एक्स प्लस टू दिया है, और टी आर हो गया एक्स माइनस वन दिया है, तो एक्स का मान, तो ये क्या है, यह त्रिभुज बड़ा त्रिभुज समरूप होगा। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, यह भुजा बटा यह भुजा बराबर यह भुजा बटा यह भुजा होता है, इसलिए आसान है, एक्स बटा कर दीजिए एक्स माइनस टू बराबर एक्स प्लस टू बटा एक्स माइनस वन, सिंपल है, क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो यह एक्स से एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर इसमें गुना करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बच्चा माइनस एक्स बराबर 4, इसलिए एक्स का मान क्या हो गया 4, आपका आंसर हो गया 4। तो कौन हो गया आंसर, क होगा, ठीक है। फिर कहते हुए एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि ए डी बटा डी बी इक्वल 4 और 5। देखिए भी फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर बनाए आप नहीं बना पाइएगा, ऐसे क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप निकालिए। देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी में, एबीसी एक त्रिभुज बना दीजिए, ए बी सी, डी और ई ए बी और इस पर एगो डी है, इस पर कहता है ई है, तो मिला दीजिए, जिसमें कहता है ए डी बटा डी बी इक्वल टू 4 बटा 5, ए सी का मान दिया है 18, टोटल मान दिया है कितना 18 शुरू से लेकर अंत तक, ए सी का मान 18, तो ए ई का मान, इसका मान एक्स मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए ई का मान पूछ रहा है, तो ए को मान लीजिए क्या एक्स, और ई सी निकाल लीजिए, 18 में से घटेगा एक्स तो 18 में 6 हो जाएगा, यहाँ से टोटल 18 दिया है, इसको हमने एक्स माना, तो टोटल में से एक्स घटाएंगे तो ये नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए सी बटा डी बी का मान दिया है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ए सी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो देखिए ए सी का मान क्या है, ए सी बटा डी बी का मान दिया है 4 बटा 5 दिया है, इसका मान एक्स माने हैं, ये क्या है 18 में क्या हो गया एक्स, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 5x बराबर 18 चौक 72 माइनस 4x, तो 5 4 क्या हो गया 9x बराबर 72, तो 8 9 72, x का मान कितना हो जाएगा 8, आपका आंसर हो गया 8। कौन आंसर आ गया इसमें, ऑप्शन क होगा। फिर 35 का 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर रेखाओं समानांतर स्पर्शरेखा के बीच की दूरी, तो 6 सेमी त्रिज्या दिया है, तो ये तो आप आसानी से बना सकते हैं, त्रिज्या क्या दिया 6 सेम। देखिए अगर वृत्त हो गया, इस पर दो समानांतर स्पर्श से खींचना है, त्रिज्या 6 सेम है, तो यहाँ भी 6 होगा, ये भी 6 भी 6, तो बीच की दूरी कितना हो जाएगी 12 हो जाएगी, आंसर 12 हो जाएगा। दो समानांतर स्पर्श रेखा है, देख सकते हैं, अगर यह त्रिज्या 6 सेम दिया है तो दोनों के बीच की दूरी 12 होगा, व्यास की लंबाई होगा 12 हो जाएगा। 6 कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से एक बिंदु से वृत्त पर मैक्सिमम क्या होगा 2 स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। अगला 36 के बाद 37 कि दी गई आकृति में ए ओ बी बराबर 130, ए ओ बी टोटल दिया 130, तो ए पी बी इसका मान, ए पी बी टोटल का मान पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ 90 होता है और यहाँ पर भी क्या होता है 90 होता है। जब यह और यह इन दोनों का योगफल 180 है, तो इन दोनों का योगफल भी 180 होगा। यह टोटल दिया है कितना 130, तो इसका मतलब है 50, ये कितना होगा 50, ए पी बी के मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ का कोण ई कोण और इस कोण का योगफल होता है 180, यह दिया है 130, तो 50 को रखेंगे तो ना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50 हो गया आंसर। अगला कहता है दी गई आकृति में टीपी, यह जो देखिए टीपी है, यहाँ आकृति आप देख सकते हैं सामने है, टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू यहाँ टोटल कोण 50 है, और ओ पी क्यू का मान, ओ पी क्यू यहाँ का मान आपको बताना है, ओ पी क्यू का मान बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस फिगर को पहले हम क्या करते हैं बाहर ड्रॉ करते हैं, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, जब तक बड़ा नहीं होगा फिगर आप नहीं समझ पाइएगा। ऐसे दिया है, इस तरह ये फिगर दिया है, ऐसे दिया गया है, काफ़ी सिंपल है,
यहाँ स्पर्श रेखा खींच दिया ऐसे, यहाँ पर भी खींच दिया स्पर्श रेखा, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया। और यहाँ टोटल कहता है 90, नहीं 50 कर रहे हैं, कहता है 50, मतलब आधा कोण क्या होगा 25 होगा, इधर वाला भी कोण क्या होगा 25 होगा। और यहाँ से को लाइन खींच दिया और यहाँ का लाइन पूछ रहा है क्या होगा, यही आपको आंसर निकालना है। तो ज़्यादा ABCD PQRS नहीं करेंगे चलेगा, OP और यहाँ क्या हो गया Q, ठीक है, और यह T कहता है, चलिए जो कहे यह कोण आपको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ आपका 25 है, यहाँ तो 90 लंब होगा, ये क्लियर है। तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में देखिएगा ये कोण 90 हो गया, ये कोण 25 हो गया, तो दूसरा कोण क्या होगा, हमें ये तो 90 आ गया, तो 90 में से 25 घटाएंगे तो यह निकल जाएगा, यानी यह कोण आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और यहाँ पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब यहाँ 90 होगा, 90 से 75 घटाएंगे तो ये बचेगा, नहीं ये कितना बचेगा 25। मतलब याद रखिए कि यह कोण जो होता है इसके बराबर होता है, यह कोण इसके बराबर होता है। यानी यहाँ जो आधा कोण आएगा वही कोण क्या होगा, आकृति जो फोटो में दिया है यहाँ जो आधा कोण होगा वही इसके बराबर होगा। तो 50 का आधा क्या होगा 25, आपका आंसर ख हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। दो वृत्त बाह्य रूप से यदि स्पर्श कर रही है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, तो एक होगी। देखिए कैसे, जैसे दो वृत्त ऐसे हैं, एक ये है एक ये स्पर्श कर रही है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना है, वो यहाँ होगा, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ, 3 गो होगा। आंसर क्या होगा, 3 गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 3 स्पर्श रेखा। तो आंसर कौन होगा, 3 3 3 ये होगा। कहता दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, AOB बराबर 40, यहाँ 40 दिया है। OAB यहाँ बनाना है, यहाँ बताना है कितना का कौन बनेगा, यही बताना है। तो देखिए आसान है, ऐसे फिगर में आप यहाँ याद रखिए, ऐसे कोई त्रिभुज बना दीजिए, जब यह और यह बराबर है मतलब यह दोनों कोण बराबर होगा। यहाँ 40 है और त्रिभुज के तीनों कोण का फल क्या होता है 180, 180 में 40 घटाएंगे कितना बचेगा 140। तो यहाँ कोण बराबर है तो 140 को 2 जगह बांटिए तो 70 हो जाएगा। मतलब यहाँ A पर 70 B पर भी 70, तो A पर पूछ रहा है 70 कौन होगा, घ आंसर होगा, ठीक है। अगला y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज, यानी y अक्ष पर x का मान क्या होगा 0 होगा। x को भुज और y को कोटि कहा जाता है, तो y अक्ष पर भुज क्या होगा 0 होगा। समझ में इतना का सर्व अंतर, तो दूसरा में से पहला घटाइए, 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 है ना आएगा, यानी आपका आंसर हो गया क। सर्व अंतर का मतलब क्या हो, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1/8 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 1/8 आएगा। 43 कहता है यदि समानांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका प्रथम पद, यानी मतलब n के स्थान पर 1 रखिए और 1 रखिएगा तो प्रथम पद, 2 रखेंगे दूसरा पद, तो समान पद, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 5 कम 5, 5 में 7 गया -2, तो आंसर क्या होगा घ होगा -2, प्रथम पद -2 हो जाएगा। कर बिंदु इतना और इतना को मिला रेखाखंड के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब दोनों को जोड़िए और आधा कीजिए। मध्य बिंदु का नियामक इन दोनों को जोड़ के आधा, जैसे 0 और 12 को जोड़ेंगे 12 का आधा -100 हो गया, 8 और 0 8 का आधा 4 -4 यानी घ होगा। यानी इन दोनों को जोड़ का आधा, प्रथम को प्रथम में जोड़िए, दूसरे को दूसरे में जोड़िए, आधा कर दीजिए, -4 हो जाएगा। 45 कहता है त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक a इतना है तो केंद्र का नियामक, तो याद रखिए x1 + x2 + x3/3 होता है, ये वाला होता है, आपका आंसर घ होगा। रट जाएंगे केंद्र का नियामक। फिर कहता है बिंदु इतना 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 संरेख है तो क्या क्या मान, संरेख का मतलब क्या है, बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तभी उसको संरेख कहा जाएगा। जैसे देखिए संरेख है मतलब इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे 0 होंगे। देखिए ऐसे हम कर देंगे ABC, तो A का नियामक आपका प्रथम नियामक दिया है 2 3, B दिया है 4K और C दिया है आपका 6 - 3, तो संरेख आता है तो क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 ये फॉर्मूला लागू कीजिएगा। A का नियामक 2 3, B का नियामक 4K, फिर B का नियामक 4K और D का नियामक 6 - 3, फिर 6 - 3 और 2 3 बराबर 0, 1/2, 2 एकम 2, 2K -4 3 12, पहले का 2K -12 प्लस 4 3 -12 आप -6K प्लस 36 18 प्लस 6 = 0, ठीक है। अब देखिए कितना है 1/2 अपने स्थान पर रहेगा और 2K -12 6K प्लस 6, देखिए 2K 12 - 24 हो गया, 24 18 में 24 घटेगा
कितना होगा 12 बटे 24, 24 में से 18 गया 6, -6 बचेगा। यहाँ 6 है, 6 से 6 कट जाएगा ना, 12 18 24 ही काट दीजिए, सबसे बढ़िया काट दिए। तो 6 के और 2 के -4 के बचा, 4 के बराबर 0। यह एक और 2 भाग लगेगा तो 4 के बराबर क्या हो गया 0, के का मान हो गया 0। तो इसमें पूछ रहा था कि के का मान क्या होगा, तो क्या होगा 0 होगा। बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसमें जितने क्वेश्चन हैं काफ़ी टॉप हैं, बढ़िया हैं, सुपर हैं। सारे प्रश्नों को बनाइए। ये त्रिभुज का शीर्ष इतना है तो इसका परिमाप होगा, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल। थोड़ा सा बड़ा आ गया है तो देखिए पहले फिगर बनाइए, जैसे दिया है ना वैसे फिगर बनाइए। देखिए एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाया x और y, ऐसे मैंने घेर दिया O A B। तो देखिए पहला नियामक क्या दिया है, यहाँ ध्यान से देखिए। पहला जो नियामक है 0 4, मतलब ये y अक्ष पर है। 0 4 क्या है, y अक्ष पर, तो यहाँ होगा 0 और 4। दूसरा दिया 0 0, तो 0 0 तो यही मूल बिंदु हो गया। तीसरा 3 0, मतलब यहाँ 3 0। तो इसका मतलब 0 4 का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3। तो इसकी लंबाई निकालना है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 को 16, 3 9, 16 9 25, इन 5 आएगा। तो अब परिमिति पूछता है, त्रिभुज का परिमिति, तीनों भुजा का एक फल, 3 और 5 8, 8 8 4 12, परिमिति 12 होगा। ऑप्शन कौन होगा सही, आपका ख होगा। वैसे ही बिंदु पी क्यू आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पी क्यू आर। देखिए अभी मैंने बताया था त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप बढ़िया से संतुष्ट रहें। पी क्यू और आर, पी का नियामक क्या दिया है 3 0, क्यू का नियामक दिया है 7 0 और आर का नियामक दिया है 8 4। क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 पहले कीजिएगा, 1/2। पी का नियामक फिर क्यू का नियामक, पी का 3 0, क्यू का नियामक 7 0, ऐसे घेर देंगे। फिर क्यू का नियामक फिर आर का नियामक 7 0 और 8 4। फिर क्यू का आर का और पी का 8 4 और 3 0, ऐसे घेर दिया जाता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये सर आसान होता है। तो 0 - 0 0 हो जाएगा। ये भी क्या होगा 7 चौक 28 -0 प्लस 0 - 4 3 12। तो कितना है गया आपका 1/2, 28 में से 12 घट जाएगा, 28 में से 12, 1/2, 28 से 12 गया क्या बचा 16, यानी 8 दूना 16, 8 वर्ग इकाई, 8 वर्ग इकाई कितना होगा 8 वर्ग इकाई, यानी आपका घ आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा घ। इसका त्रिभुज के तीनों कोने का फल 180 होता है, आसान है। फिर पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर में दो भुजा बराबर हैं और एक कोण 40 है, एक कोण 40 दिया गया पी क्यू और पी आर। तो त्रिभुज बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे हम ऐसे ही बता देते हैं लेकिन त्रिभुज बना कर बताएंगे थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसमें कहता है पी क्यू और पी आर ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, पी क्यू बराबर पी आर और क्यू के स्थान पर 40 है, यहाँ 40 है मतलब यहाँ पर भी क्या होगा 40 होगा। तो 40 से 80 तो यह क्या होता है 100, तब ना 180 होगा, यह 100 होगा। तो कौन पी का मान पूछ रहा है क्या होगा 100 होगा। कैसे हो फिर से देखिए, जब यह भुजा बराबर है तो यह और यह कोण बराबर होगा, यह कोण 40 दिया मतलब यह भी कोण 40 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, जब 40 40 80 हो गया तो ये 100 होगा तब ना 180 होगा, तो यहाँ क्या होगा 100 होगा, आंसर 100 हो जाएगा। ठीक है, आपका घ के किस माने के लिए इतना और इतना संपाती रेखा होंगे। संपाती का मतलब क्या है, प्रथम यानी a1/a2 बराबर b1/b2 होता है। देखिए x और यहाँ x का गुणांक क्या है 1, यहाँ x का गुणांक क्या है 3, यहाँ x का y का गुणांक 2, यहाँ y का गुणांक k है। क्रॉस गुना करेंगे तो k का मान क्या है 6 होगा, तभी संपाती होंगे, यानी ऑप्शन घ होगा आपका आंसर। 51 का आंसर हो जाएगा आपका घ। अगला क्वेश्चन 52 देखिए, कुछ याद रखना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर है। तो समीकरण निकाय क्या होगा आश्रित होगा और इसका अनगिनत हल होगा, इसको रटना है। इसको कहते हैं आश्रित निकाय और आश्रित का अनगिनत हल होता है, याद कर लेना है। कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में आपको याद है x का घात कभी भी रूट में नहीं, x को बटा में नहीं और x का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। तो x रूट में है, यहाँ बटा में है और यहाँ देखिए यहाँ x का पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा मतलब यही होगा आपका आंसर। तो हल कर लेंगे, सी को हल करके आप देख लीजिए तब क्लियर हो जाएगा।
तो सी में दिया है आपका 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, x² नहीं, सॉरी नहीं कटेगा, x इधर आएगा। तो 2x² माइनस 2x प्लस 1, 4 प्लस x² माइनस 4x आप प्लस 2, सबको इधर लाएंगे। तो 2x में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, x² और 2x और में से 4 को घटेगा तो प्लस क्या हो गया, 2x हो गया। 1 में से 4 2 6 घटेगा तो माइनस 5 बराबर 0। तो यही द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण हो गया। तो आपका आंसर यही सी होगा। वही नहीं बताया था मैंने कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। यही द्विघात बहुपद चाहे द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, हल कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ हल करेंगे पावर 4 आ जाएगा, 4 नहीं ना होता है, और x को रूट में नहीं होना चाहिए, x को बटा में नहीं होना चाहिए। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें नहीं पूछता है। तो देखिए, यहाँ x का भी स्क्वायर आएगा, ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी x² है, द्विघात समीकरण है। यहाँ x², यहाँ x², यहाँ पर भी x² आ रहा है, ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ x³ और x4 आएगा, q है 4 है, और तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आपका आंसर घ होगा। अगला, यह द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो p का मान, मूल समान है तो मूल समान जब होता है तो d बराबर क्या होता है, 0 होता है, d बराबर 0 होता है। तो देखिए, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हो गया 55। देखिए, d बराबर क्या होगा, 0। तो d कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ b का मान क्या है, p है, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या होगा, 2, और c का मान p इक्वल टू 0। p का स्क्वायर माइनस 8p बराबर 0। तो p को मान निकाल लीजिए, p माइनस 8 बराबर क्या हो गया, 0। तो p बराबर 0 होगा, एगो p बराबर 8 होगा, 0 और 8 होगा। तो कहता है 0 और p का मान क्या होगा, 0 8, यानी ऑप्शन ग होगा, ऑप्शन आपका ग हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अगला, ये समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं होता, k का मान कोई मूल वास्तविक नहीं है, मतलब d का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए, समय से ही बनाएंगे, वास्तविक नहीं है इसलिए d इज लेस देन क्या होगा, 0, यानी b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो b का मान क्या है, माइनस k है, माइनस k का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या होगा, 1, और c का मान क्या हो गया, 4 इज 0। तो क्या होगा, k² माइनस 4 जो 16 इज लेस देन 0, मतलब k² बराबर 16, मतलब k बराबर 4 चुका 16। आंसर हो गया 4। आंसर कितना होगा, 4 इज लेस देन 0, ऐसे होगा 4 इज लेस देन 0, k इज लेस देन 4, यानी ऑप्शन कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया, यह देखिए प्लस माइनस में दिया है ना, वर्गमूल प्लस माइनस होता है, यानी ऑप्शन गो आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल जब भी निकालते हैं प्लस माइनस दोनों आता है तो ऑप्शन गो होगा। और 57 कहता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। चलिए देखिए, इसको बनाते हैं। यहाँ आपको बनाने क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है। तो इसमें देखिए b का मान क्या है, 3√3 दिया है, और माइनस 3√3 बाई ए का मान क्या है, 1 है, माइनस √3। तो देखिए, तो 3√3 माइनस √3 कितना आएगा, 2√3। तो आंसर होगा को 58 का समानांतर से इतना का 14वां पद, तो t14 निकालना है। तो आप एक बात याद रखिए, जो पद निकालना होगा, यहाँ पूछ रहा है 58 में 14वां पद t14 निकालना है। जो पद निकालना हो तो उससे वो कॉम डी जोड़ते हैं, तो a प्लस क्या होगा, 13d। अगर 20वां पद कहेगा तो a प्लस 19d। 50वां पद a प्लस 49d। यहाँ कहता है 14वां पद, तो a प्लस क्या होगा, 13d। तो इसमें a का मान देखिए 3 दिया है, 3 प्लस 13, और d का मान क्या होगा, 7 में से 3 गया 4, तो हो गया 3 प्लस 13 का 52, 52 3 क्या हो गया, 55। ये हो गया आंसर, 55 हो गया। अगला, कौन सा समानांतर श्रेणी है, कौन सा समानांतर श्रेणी है, इसमें बताना है कौन समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिसके सर्वांतर समान हो, दो पदों का अंतर समान हो। तो देखिए 8, 6, 4, 2 क्रम से है, तो यही समानांतर श्रेणी है। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी यही समानांतर श्रेणी है। बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, यानी आपका आंसर होगा कौन। 59 समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद tn निकालना है। तो nवां पद क्या होगा, tn जो होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
तो इस समांतर श्रेणी ए का मान क्या है 16, इन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, इसमें देखिए डी का मान 16 के बाद 11 आया, मतलब 5 को कम हुआ तो -5 हो गया। तो 16 माइनस 5 इन प्लस 5, 16 5 क्या हो गया 21 माइनस 5 एन, 21 माइनस 5 एन होगा। तो ख हो गया आंसर, आपका आंसर हो गया ख। यहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान है तो वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, परिधि और क्षेत्रफल क्या है बराबर है, यानी परिधि बराबर क्षेत्रफल। हमारा जो चैनल है प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी कराई जाती है, अतः जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा की तैयारी नहीं बल्कि परीक्षा में कैसे लिखेंगे वो भी बताया जाता है, और परीक्षा से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो 100% लड़ेंगे, ठीक है, यानी चीट की भी व्यवस्था कराई जाएगी। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, ये क्या होता है πr²। देखिए यहाँ पाई से पाई काट दीजिए, और 2r बराबर क्या हो गया, r गुना r कर सकते हैं, एक बार काट लीजिए, तो r का मान क्या हो गया 2। तो पूछता है व्यास, जब त्रिज्या 2 हो गया व्यास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इकाई। नहीं कहता है समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा 4 इकाई होगा, 4 इकाई, यानी ऑप्शन क्या हो गया घ होगा, ऑप्शन आपका हो गया घ। 3 से त्रिज्या और गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है ना जी, गोला का आयतन होता है 4/3πr³। त्रिज्या कितना कहता है, त्रिज्या दिया है 3, तो 3 का क्यूब, 3 3 का 9 9 27, तो हो जाएगा 4/3π गुना 27, 9 27, 9 4 36, 36 पाई हो जाएगा। 36 से कौन है, यह है 36 पाई cm³, ऑप्शन ख है आपका। अगला, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई cm है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि दिया है तो क्षेत्रफल पूछता है, परिधि दिया है तो आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी बना देंगे, या चलिए अलग पेज को बनाते हैं। यहाँ परिधि दिया गया है, वृत्त की परिधि दी गई है तो क्षेत्रफल पूछे जा रहे हैं। परिधि बराबर 10 पाई, तो परिधि क्या होता है 2πr होता है, इक्वल टू 10 पाई हो गया। तो पाई से कटेगा 5 10 नहीं हो जाएगा, तो r का मान 5 हो गया। तो क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल क्या होगा πr², तो पाई 5 का स्क्वायर, तो 25 पाई हो गया, 25 पाई आंसर हो जाएगा। तो 25 पाई कौन दिया है, यह दिया 25 पाई cm², ऑप्शन ग हो गया। अगला, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से इतना है तो विकर्ण, विकर्ण क्या √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर जो ऊंचाई स्क्वायर होता है, तो 64 36 और 5 125, मैंने √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर √ लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर जो ऊंचाई स्क्वायर, तो क्या होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100 प्लस 25 125, 125 का बराबर क्या 5√5, यानी ऑप्शन क होगा आपका आंसर, ठीक है। 65 देखिए 4 सेंटी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो πr² निकाल कर 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो πr² निकाल कर 2 से भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मान कितना आएगा। तो इसको हल कर देंगे, कम से कम एक तो हल कीजिए, 176/7 होगा। एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता का मान हमेशा याद रखिए कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और माइनस में नहीं हो सकता है। तो देखिए 25% दिया है, मतलब 100 से कम है, 25% 100 25/100 हुआ तो 1 से कम हुआ, ये भी 1 से कम है, 1 से कम है, यही 1 से ज़्यादा है, तो यह नहीं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। और 3/2 का मतलब क्या 1.5 हुआ। अब 25% 1 से ज़्यादा है नहीं, 25% का मतलब 25/100, तो 1/4 होगा, तो यही आंसर होगा, नहीं होगा। चलिए 67 देखते हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1 होता है, तो न्यूनतम मान होगा 0। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, पासा को फेंकते हैं तो पासा पर क्या होता है, कौन कौन संख्या होती है 1 से लेकर के 6 तक, तो विषम संख्या की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए पासा पर होता है 1 2 3 4 5 और 6, तो विषम संख्या की प्रायिकता टोटल 6 गो है, विषम संख्या को है 1 2 3 गो विषम संख्या है, तो विषम संख्या की प्रायिकता 3/6 यानी 1/2, और सम संख्या की प्रायिकता भी 1/2 होता है, तो आपका आंसर होगा ग। फिर से सुनिए, कहता है विषम संख्या की प्रायिकता कुल कई गो है, यहाँ देखिए कुल कई गो है 6 गो, अब विषम कई गो है, विषम कई गो है 1 3 6 1 3 5 1 3 5 विषम है तो 3 गो है, तो प्रायिकता क्या हो गया 3/6, प्रायिकता बराबर होगा 3/6 1/2 हो गया, ठीक है। एक मैच जीतने की प्रायिकता इतना है तो हारने की एक में से घटा लेंगे, एक में 0.7 घटाएंगे, जो ही प्रायिकता निकाला जाता है, तो जीतने के दिया है हारने के निकालना तो एक में से घटाएंगे, एक में से घटाएंगे 0.7 तो 0.3 आएगा, और 0.3 का मतलब 3/10, यानी यह हो जाएगा आपका आंसर।
फिर से समझिए, 1 में से 0.7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। और 0.3 का मतलब क्या होगा, 0.3 जब दिया होगा इसका मतलब क्या हुआ, 3/10। 3/10 कौन है, यही है। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया तो इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो ताश की गड्डी में कुल कै गो पत्ता होता है, 52 गो। और काले रंग का बादशाह, काले रंग का क्या कहता है, काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए। तो आपको पता करना होगा कि बादशाह कै गो होता है, बादशाह कै गो होता है, उसमें काला रंग का बादशाह कै गो होता है, ये पता करना होगा। तो आप याद रखें, ताश में 2 ही रंग का पत्ता होता है, एक लाल रंग का नहीं तो एक काले रंग का। तो लाल रंग का 2 बादशाह होता है, काले रंग का 2 बादशाह होता है। तो काले रंग का बादशाह पूछता है तो 2 बटा क्या होगा, 52 कटाएंगे, 2 बटा क्या होगा, 52 कटाइएगा तो क्या 26 दूना 52, 1/52 होगा। काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता 1/26 होगा। फिर से सुनिए कैसे बनाए। ताश की गड्डी में कुल कै गो पत्ता होता है, 52 गो, जिसमें 2 गो काला रंग का बादशाह होता है, 2 गो लाल रंग का। तो काले रंग का बादशाह पूछता है मतलब 2 बटा हो गया 52, 1/26 हो जाएगा। एक और तो देखिए, sin 30/cos 30 गुना cot 30। देखिए sin 30/cos 30 तो sin बटा cos क्या होगा, tan 30, tan 30 गुना cot 30, tan 30 गुना cot 30 इक्वल टू क्या होगा, 1। tan थीटा गुना cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा का 30 दे दिया है, इसलिए आप इसको कन्फ्यूज नहीं होंगे। कहता है 1 में tan² 45 बटा 1 + tan² 45, इसका मान बताएं। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में से 1 घटेगा 0, तो 0 बटा इतना करेंगे तो 0 नहीं होगा। तो sin 0 का मान 0 होता है, यानी ख हो जाएगा। इसका मान 0 होगा, जैसे tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 में से घटाएंगे 0, और 0 बटा कुछ भी करेंगे तो 0 होगा। तो 0 कितने डी का मान है, sin 0 का मान 0 होता है। तो ऑप्शन ख हो गया। कहता है बिंदु इतना किस पाद में है, तो प्लस प्लस प्रथम में होता है। आपको पता होगा प्रथम का प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस होता है। तो प्लस प्लस प्रथम का ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है tan 45 गुना tan 60, तो tan 45 का मान 1 हो गया, और tan 60 का मान √3, तो 1 अनुपात √3 कौन होगा, 1/√3 ये होगा, ग होगा 1 अनुपात √3। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक, अब इसको याद करना है। एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु नियामक हो तो x 0 होगा, y अक्ष पर होगा तो 0y होगा। यानी एक्स अक्ष पर केवल x का नियामक होगा, y नहीं होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x 0 होगा, ऑप्शन क होगा। अगला है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। जब भी उन्नयन कोण पूछता है तो इसको बटा कर दीजिएगा, 1/3 कर देंगे। और याद करेंगे 1/3 जो होगा tan में कितने डी का मान है, तो tan 30 का मान है। तो आंसर क्या होगा, 30 होगा। यहाँ जब भी छाया लंबाई और छाया का अनुपात दिया होगा तो इसको बटा कर दीजिएगा, और याद कीजिएगा कि वह tan में कितने डी का मान है। तो tan में 1/√3 30 का मान है, 30 हो गया आंसर। और मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, जब मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो √over पहले का स्क्वायर जो दूसरा का स्क्वायर, माइनस प्लस से मतलब नहीं, तो √x² + y², यानी ऑप्शन क होगा आपका सही, ऑप्शन क हो जाएगा। 78 कहता है इतना और इतना के बीच की, 2 बिंदुओं के बीच का दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र तो आपको याद ही होगा। दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, दूरी सूत्र से बनाएंगे। तो दूरी सूत्र का होता है √over क्या होगा, दोनों पहले क्या अंतर, तो 5 - 8, 5 - 8 का स्क्वायर प्लस 7 - 11, 7 - 11 का स्क्वायर। तो 5 में 8 गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 7 में 11, 7 - 4 = 4, 4 = 16, 16 9 क्या हो गया, 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। तो कौन आंसर होगा, ख होगा। आंसर हो गया आपका ख। रेखा y और 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, y और 4 का आलेख, 4 का आलेख। तो y का मान 4 इसमें किस में है, देखिए y का मान 4 किस में है, इसमें है। y का मान 4 आपको देखना है, तो y का मान 4 किस में है, देखिए ख में है, इसमें 2 है, इसमें 0 है। तो आपका आंसर होगा ख, क्योंकि y का मान 4 पूछ रहा है। तो y का मान 4 देख, पहले का x होता है, दूसरे का y होता है। तो y का मान 4 इसमें है, तो ये होगा मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती है। ठीक है, तो 1 होगा। कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, जिसका वर्गमूल शुद्ध शुद्ध निकल जाए। इसका वर्गमूल 5 है, इसका नहीं निकलेगा। तो आपका आंसर परिमेय संख्या कौन हो गया, ख। 82 का जो होगा वो आपका ख हो जाएगा, क भले क। 25 √25 अपरिमेय संख्या है जो रूट में रह जाए। तो यह देखिए रेकरिंग है, रूट में नहीं है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसका भी वर्गमूल देखिए 3/√27, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन √5 में √5 क्या हो जाएगा, 5, ये वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो यही अपरिमेय है, ग होगा आंसर। ध्यान से देखिए, 9 का वर्गमूल हो गया, 27 का वर्गमूल होता है, नहीं होता है। यह 29 27 काट दें √3 आ जाएगा।
P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा, यानी इसको भी याद करना है कि दो अभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। क्या होता है, एक होता है। अगला यह दिया है 0.13 पर रेकरिंग दिया है, 13 पर क्या दे दिया, रेकरिंग दिया, तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए 13 पर रेकरिंग दिया गया है तो मतलब क्या होगा 13 बटा हम क्या करेंगे 100 का पावर 2, यानी हम क्या करेंगे यहाँ देखिए इसको बनाने का तरीका हो गया, यहाँ देखिए दिया है 0.13 दोनों पर रेकरिंग दिया है। तो नियम होता है अंकों को उसी क्रम में लिखने प्राप्त संख्या माइनस दशमलव के पहले अनावर्त अंकों की संख्या जो अनावर्त वाला 0 है बटा 10 के पावर दशमलव के बाद कुल आवर्त वाले अंकों की संख्या माइनस 10 के पावर दशमलव के बाद बिना आवर्त वाले अंकों की संख्या, तो बिना आवर्त वाला एक भी नहीं है तो हो गया 13/100 और माइनस क्या हो गया 10 के पावर 0 1 होगा तो 13 बटा क्या हो गया 99। 13/99 कौन होगा, ये हो गया ग होगा। 18/72 का महत्तम 18 तो 18 चौक 72 4 आएगा, 18 चौक 72 4, 18 और 72 का महत्तम आपको निकालना है तो 18 से भाग लग गया ना, ओहो तो 18 चौक 72 तो भाग लगे तो ये हो गया 18 से दोनों में भाग लग जाएगा, महत्तम हो गया 18। √12 का परिमीकरण गुणांक तो √12 का परिमीकरण गुणांक यानी इसका वर्गमूल निकालिए तो 2√3 होगा तो परिमीकरण क्या होगा √3 होगा। 87 का क्या हो जाएगा आपका आंसर √3 हो गया। फिर से कैसे हो गया 12 का वर्गमूल क्या हो गया 2√3, 12 का वर्गमूल निकालिएगा √12 कितना हो 2 × 2 × 3 तो 2√3 आ गया। तो रूट में जो होता है ना वही परिमीकरण गुणांक होता है तो √3 परिमीकरण गुणांक हो गया। P एक धनात्मक पूर्णांक है जो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है तो सम पूर्णांक तो याद रहे 2p सम पूर्णांक होता है, 2p क्या होगा सम पूर्णांक होगा और 2p + 1 होगा विषम पूर्णांक। याद रहे 2p + 1 विषम पूर्णांक, यह हो गया विषम और यह हो गया सम, तो सम पूछता है तो क हो जाएगा। अगला किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखिए जिसके बटा में 2 और 5 आता हो वह शांत होता है, 2 और 5 के अलावा आता है वह अशांत हो जाता है। तो देखिए 81 है इसमें 3 आएगा, 41 है इसमें 2 और 5 का 41 आ गया, ये भी अशांत है, ये भी अशांत। अब 45 इसमें भी क्या है 5 है और 3 15 3 45 3 आएगा, ये भी अशांत है। यह 80 आपका क्या होगा शांत होगा, इसमें सिर्फ 2 और 5 है। 80 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे तो इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा और तो शांत ही होगा। देखिए 80 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 40 20 हो गया, 2 2 4 4 8 8 16 16 85 5 हो जाएगा। तो केवल 2 और 5 आ रहा है, जिसके अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 आता है वह शांत होता है और 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आएगा तो अशांत। तो आपका शांत पूछ रहा है तो घ हो जाएगा। किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसमें देखिए अशांत पूछ रहा है तो 400 तो कटा लेंगे 15 ये सब कटा कर देख लेंगे, ठीक है। और कटा कर देखेंगे तो नीचे 2 और 5 के सिवा और भी अंक आना चाहिए, और भी अंक आएगा तो अशांत होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं सबको कटा कटा देखिएगा, जैसे देख लीजिए यहाँ आपका दिया गया है सब कटाएंगे, यहाँ 121 दिखता है यही अशांत होगा, 11 121 आएगा ना तो यही 11 आएगा, यह नहीं कटेगा तो आपका ग होगा। इसमें 400 है देखिए 80 दिया है और 400 दिया, ये निश्चित शांत हो जाएगा लेकिन यह अशांत होगा। यह 2 से भाग लगेगा, इसमें 5 से भाग लगेगा नहीं लगेगा तो अशांत ही हो गया। यदि थीटा तथा फाई पूरक हो, थीटा और फाई पूरक हो तो क्या होगा, पूरक होगा तो क्या होगा, पूरक का मतलब क्या होगा जिसके दोनों कोणों का योगफल 90 हो तो उसको कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण तो देखिए cos थीटा बराबर cos फाई, cos अगर यहाँ साइन दिया होता तो पूरक हो जाता है। cos थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, यह पूरक होगा, यह पूरक होगा। ऑप्शन आपका ख सही होगा, याद रखिएगा। tan बराबर कॉट दिया होता तो सही हो जाता, साइन बराबर कॉस दिया होता तो सही हो जाता, कॉस बराबर साइन दिया होता तो सही होगा क्योंकि पूरक साइन कॉस में बदलता है, tan कॉट में बदलता है, कोसेक सेक में, तो कोसेक सेक पूरक होते हैं। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है, ये स्क्वायर के रूप में दोनों साइन दिया है, दोनों का एक फल अगर 90 हो तो उसका मान 1 होगा ऑप्शन है, क्योंकि यह साइन को कॉस में बदलेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। जैसे 92 हम आपका बना देते हैं, अच्छा रहेगा। साइन स्क्वायर क्या दिया है 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, तो साइन स्क्वायर क्या हो गया आपका 75 प्लस इसको कॉस में बदलिए, 90 में से कितना घटाएंगे 90 से 15 घटा लेते हैं तो साइन कॉस में बदल गया तो हो गया साइन स्क्वायर 75 प्लस 15 गया 75 हो गया, ये कॉस स्क्वायर क्या हो गया 75, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो वही हमें 1 बताया था।
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ख होगा। अब यहाँ देखिए साइंस का अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 1 होगा, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 होगा आंसर। ये 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन निकाल लीजिए, 5 कॉमन निकलेगा, तो जब कॉमन निकलेगा यहाँ पे से हम क्या करते हैं 5 कॉमन निकालिए तो क्या बचा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बच गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 5 का 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 अल्फा इक्वल टू 180, तो कॉस अल्फा 3 अल्फा का मतलब ये 3 से भाग लेगा, 36 18 अल्फा का मान 60 होगा, तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है। अब 97 का होता है ए साइन थीटा इक्वल टू 1, अब बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए इसको हम बना देते हैं, अच्छा रहेगा, हल कर देते हैं। देखिए यहाँ दिया है ए साइन थीटा इक्वल टू 1, इसलिए साइन का मान क्या होगा 1/a, पुनः बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसलिए कॉस का मान क्या होगा 1/b। अब आपको क्या पूछ रहा है, टेन थीटा, टेन इक्वल टू क्या होगा साइन बटा कॉस, तो साइन का मान क्या होगा 1/a और 1/b, तो 4 टर्म है नीचे और ऊपर चला जाएगा, b बटा क्या हो गया a, ये हो गया आपका आंसर b/a। तो कौन होगा ख। 1/3 किसका मान है, तो 10 का मान है, 10 कहीं है, इसमें है 10 हो गया। याद कीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो 10 का मान क्या होगा, सेक प्लस 10 इक्वल टू एक्स, तो 10 का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, और याद कीजिए अगर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा तो ये आपसे नहीं बन पाएगा। कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लेंगे, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हम इसका सूत्र रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस क्या हो गया 10 थीटा इक्वल टू हो गया 1। और सेक थीटा माइनस प्लस 10 थीटा का मान, इसका मान x दिया है, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू एक्स बराबर 1 हो गया, इसलिए सेक थीटा माइनस 10 थीटा का मान निकल गया आपका क्या 1/x आ गया। और सेक प्लस 10 का मान दिया है 1 में सेक प्लस 10 का मान दिया है x हो गया, तो इसको माइनस कीजिएगा, घटाइएगा, तो घटाइए तो ये कट जाएगा, तो -2 tan थीटा इक्वल टू 1/x माइनस x हो गया। इसको हल कर लेंगे, तो हल कीजिएगा तो हो गया, दूसरे पेज पर लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, एक ही भाग हो जाएगा। देखिए यहाँ हो गया 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो गया, -2 tan थीटा माइनस कॉमन निकालिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए tan थीटा का मान कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, यह हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आ गया। तो कौन आ गया, ये हो गया आंसर आपका ख। वैसा ही साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 5 क्या होता है सेक स्क्वायर 5 होता है, और 1/से क्या होगा कॉस हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, यानी 100 का क हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप सारे 100 क्वेश्चन को अच्छा से रिवाइज कीजिए, और आपका होमवर्क रहेगा कि इसे कर लीजिए, होमवर्क करके हमें कमेंट करेंगे कि सर मैंने 100 क्वेश्चन पूरा कर दिया है। जब 100 क्वेश्चन पूरा कर देंगे तो मैं अगले शिफ्ट के और 100 क्वेश्चन को बता दूंगा, ताकि आपका मैथ बहुत बढ़िया हो जाए, सुपर हो जाए। क्योंकि याद रहे परीक्षा में मैथ है तो सब है, मैथ नहीं तो सब कुछ गया। क्योंकि सब में चीट करके पास कर जाइएगा, लेकिन मैथ में कितना चीट कीजिएगा, अच्छा से आप नहीं लिख पाइएगा। तो मैथ है तो सब है, यही मेरा मानना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।